नमस्कार, आज की बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रशांत कटारे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी समापन भाषण देंगे। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी को 2019 में जीत का मंत्र दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने महागठबंधन पर हमला बोला और इसे सिर्फ एक ढकोसला बताया। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने जो कामकाज किया है उसे जनता के बीच लेकर जाएं। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के पास पीएम मोदी का शानदार नेतृत्व है और 2019 का चुनाव पार्टी मोदी सरकार की परफॉर्मेंस पर लड़ेगी। यह भी तय किया गया कि बीजेपी 2019 का चुनाव अमित शाह की अध्यक्षता में लड़ेगी। अमित शाह का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है, लेकिन संगठन के चुनाव टाले जाएंगे और बीजेपी अमित शाह की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी। बैठक में अगले लोकसभा चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर दबाव बना रही है। कांग्रेस तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेर रही है। राजनीति में संदेशों की भाषा बहुत बड़ी होती है। बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हो रही है। जाहिर है इसके जरिए पार्टी ने दलितों को साथ खड़े होने का संदेश दिया है। बैठक के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2014 से भी ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा जताया और महागठबंधन को निशाने पर लिया। बीजेपी अध्यक्ष ने 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार के कामकाज को जनता के बीच ले जाने को कहा। अध्यक्ष ने क्लियरली 2-3 शब्द में क्लियरली वर्णन किया। उसको ढकोसला बोले, भ्रांति बोले और ये पूरे झूठे विषयों के आधारित है, इसे भी वर्णन किया महागठबंधन को। सरकार के द्वारा जो अच्छा काम हुआ है वो सब जनता के सामने हम लेकर जाना, हर गांव तक पहुंचना। 2019 के चुनाव में आवर अप्रोच शुड बी 2014 से 19 तक हमने क्या क्या अच्छा काम किया, उसके ऊपर बात करने के लिए सबको ले आना है पब्लिक में। हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर हमारी बात होना है 2019 में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों को जनता के बीच दिवाली मनाकर लोगों को ये बताने के लिए कहा कि सरकार ने क्या योजनाएं जनता तक पहुंचाई हैं और देश कैसे आगे बढ़ रहा है। एनआरसी पर पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा हुई। पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने के मौके पर शौर्य दिवस मनाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को देश भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। यूपीए की सरकार में जब 50% नुकसान होता था तो उसके बाद किसान को राहत की राशि देते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने तय किया 33% भी अगर नुकसान होगा तो किसान को राहत की राशि दी जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके पार्टी को फॉलो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड्स दिस पार्टी। दैट्स द डिफरेंस। सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जो काम कर रहे हैं और इसका नतीजा हो रहा है कि बंगाल में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे भी जो काम बाकी है उसको पूरा करके अक्टूबर के बाद पूरा और यात्रा निकाल करके ये सारी बातों को लोगों के सामने पहुंचाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता देश को बताएं कि किस तरह से किसान को लागत का 1.5 गुना मिल रहा है, किस तरह से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कांग्रेस पर देश तोड़ने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। मेकिंग इंडिया अगर हमारे तरफ से चल रही है, ब्रेकिंग इंडिया चल रही है कांग्रेस की तरफ से। ये है कांग्रेस आजकल आइडेंटिफाई करती है उनके अपने आप को ब्रेकिंग ग्रुप के साथ। अमित शाह की चुनावी रणनीति में ऐसे राज्यों से सीटें निकालना शामिल है जहां बीजेपी जबरदस्त तरीके से जोर लगा रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना में बीजेपी अभी भले ही दूसरे नंबर पर हो, लेकिन पहले नंबर पर आने की दावेदार है। मिजोरम विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी तेल के दाम पर सरकार से लगाम लगाने को कहा है। सच्चाई ये है कि गिरता रुपया, महंगा तेल, मोदी जी के भाषण फेल। ऐसी कीमतें जो हमने कभी सोची नहीं, स्वप्नलोक में भी भारत में, वो देख रहे हैं हम।
अच्छे दिन के उपदेश, बार बार ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा, झूठे आश्वासन देना। मैं समझता हूं कि इस सरकार को कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है, कोई नीति नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने से दाम नीचे आ जाएंगे तो कोशिश करके देखिए, लेकिन आप पेट्रोल और डीजल के दाम भी सेंचुरी पार कर रहे हैं 100 के। बैठक के दौरान मोदी सरकार के कामकाज, सामाजिक न्याय, आर्थिक सफलता पर चर्चा होगी। इसके अलावा SC/ST एक्ट, दलित, तेल की बढ़ती कीमतें, NRC और अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी। SC/ST एक्ट में संशोधन के मसले पर विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है और इस स्थिति से कैसे निपटना है, इस पर भी चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव तक अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। दिल्ली में चल रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसका फायदा मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह को भी मिला है। राकेश सिंह भी मध्य प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और फिलहाल यहां भी संगठन चुनाव नहीं होंगे। संगठन चुनाव से चुने हुए नंद कुमार सिंह चौहान को अपने कार्यकाल पूरा करने के 8 महीने पहले ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उनकी जगह राकेश सिंह को पार्टी की कमान सौंपी गई और ऐसी संभावना थी कि संगठन चुनाव हो, लेकिन अब संगठन चुनाव की संभावनाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। 18 अप्रैल 2018 को राकेश सिंह को नंद कुमार सिंह चौहान की जगह बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नंद कुमार सिंह का कार्यकाल 1 जनवरी 2019 तक था। हर 3 साल में बीजेपी के संगठन के चुनाव होते हैं। उधर मध्य प्रदेश में सवर्ण समाज की नाराजगी का असर अब वीआईपी दौरों पर भी पड़ने लगा है। प्रचार और जनसभा के दौरान सवर्णों के विरोध से बीजेपी सजग हो गई है। 12 सितंबर से शुरू होने वाली बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के संभागीय दौरों को पार्टी ने कैंसिल कर दिया है। सूत्रों की माने तो सवर्णों के विरोध को देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है। अमित शाह 12 सितंबर को उज्जैन, 15 सितंबर को ग्वालियर और 19 सितंबर को सागर संभाग का दौरा करने वाले थे, लेकिन अब यह दौरा 25 सितंबर को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ के बाद तय किया जाएगा। क्या SC/ST एक्ट में संशोधन के विरोध के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है या फिर विरोध के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है? 2 दिनों में बीजेपी के होने वाले 2 बड़े कार्यक्रम कैंसिल हो गए। सतना में होने वाला ओबीसी महाकुंभ रद्द हुआ, फिर कहा गया कि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का MP दौरा भी कैंसिल हो गया है। तो 2 बड़े आयोजन जिनको टाल दिया गया है। ओबीसी महाकुंभ को बीजेपी ने टाल दिया। इसके अलावा अमित शाह के जो दौरे मध्य प्रदेश में होने वाले थे, संभागीय स्तर मीटिंग, वो भी टाल दी गई है। और अमित शाह का दौरा रद्द होने पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस धैर्य बनाकर रखे, दौरा जरूर होगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सवर्णों के आंदोलन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। कमलनाथ जी या कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी मन को तसल्ली दे, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी मध्य प्रदेश में अपने निर्धारित प्रवास पर जरूर आने वाले हैं। हमारे कार्यक्रम तिथि के हिसाब से आगे पीछे हो सकते हैं 25 सितंबर के कारण, लेकिन जरूर होंगे। इसलिए मन को अभी कुछ समय का ढांढस बना के रखें। हम किसी भी कीमत पर यूं ही नहीं छोड़ने वाले। सतना का महाकुंभ हो, चाहे अमित शाह के दौरे हो, चाहे शिवराज जी की हेलीकॉप्टर से यात्रा हो, सिर्फ इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं कि जनता का विरोध है, इनके खिलाफ हो गई है जनता पेट्रोल की और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, महंगाई को लेकर, और इनको लग रहा है कि इनका जनाधार पूरी तरह से खिसक रहा है, इसलिए इन्होंने अपने दौरे कैंसिल कर दिए। और विवेक पटेल हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, क्या समय गुजरने के साथ मुद्दा ठंडा होने का इंतजार कर रही है बीजेपी? देखिए, बीजेपी के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है प्रशांत, कि कब तक वो इसका इंतजार करे कि कब मध्य प्रदेश में ये माहौल शांत हो।
लेकिन ऐसी उम्मीद कम ही है, क्योंकि लगातार अब विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। नेताओं का घेराव हो रहा था, अब जो है भारत बंद के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसलिए बीजेपी अपने लगातार कार्यक्रम टालते जा रही है। अमित शाह के दौरे को टालने के पीछे भी एक बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि अमित शाह नहीं चाहते कि उनके दौरे के दौरान मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय स्थिति बने और इसलिए उन्होंने अपने दौरे टाल दिए हैं। और प्रदेश नेतृत्व ने भी कल जो है राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में दिल्ली में अवगत करा दिया था पूरे प्रोग्राम से अमित शाह को, लेकिन जो फिलहाल जो दौरे थे, जो 12 तारीख से उज्जैन से शुरू होने वाले थे संभागीय दौरे, वो फिलहाल टाल दिए गए हैं और 25 तारीख के कार्यकर्ता महाकुंभ के बाद पूरी स्थिति देखने के बाद ही आगे के दौरे तय किए जाएंगे। सतना का ओबीसी महाकुंभ टाल दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो रथ से यात्रा कर रहे थे उसमें अब आधे से ज्यादा यात्रा का भाग जो हेलीकॉप्टर से जोड़ दिया गया है, बाकी यात्रा वो रथ से कुछ किलोमीटर की करके जो है अपनी यात्रा पूरी करेंगे। मतलब साफ है, कहीं न कहीं विरोध यदि न हो और इसी कारण जो है ये यात्रा का भी पैटर्न बदला, अमित शाह का प्रोग्राम बदला और ओबीसी महाकुंभ टला। मतलब ये जो वर्ग संघर्ष की स्थिति मध्य प्रदेश में हुई है, जो सवर्णों का आंदोलन हुआ है, SC/ST एक्ट को लेकर जो विरोध हुआ, वैसे तो ये पूरे देश में विरोध हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश इसलिए ज्यादा झुलसा है। मध्य प्रदेश में इसको लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से राजनीति हो रही थी। आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ था, प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई थी, जो पिछले 2 साल पहले उन्होंने दिया था कि कोई माइका लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। मतलब ये मुद्दा मध्य प्रदेश में कोई नया नहीं है, लेकिन अचानक जो है इसको ये आग मिली कि जब SC/ST एक्ट का विरोध हुआ और सवर्णों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया और उसके बाद अब कहीं न कहीं बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। हालांकि बीजेपी अब इस बात के संकेत दे रही है कि वो अपने SC/ST एक्ट वाले फैसले बहुत से अहम है। जाहिर है कि तमाम बड़े आयोजनों को टाला गया है। इंतजार इसी बात का है कि ये मसला ठंडा हो जाए, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि क्या समय के साथ मसला ठंडा होता है। पेट्रोल की कीमत जब कम होगी तभी शायद ये इश्यू ठंडा पड़े। और दूसरी बात, चुनावी साल में क्या विपक्षी ऐसे मसलों को ठंडा होने देंगे। बहुत शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी के लिए। उधर छत्तीसगढ़ में सत्र जल्दी खत्म करने को लेकर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस ने अब सत्र शुरू करने पर भी निशाना साधा है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 और 12 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें सरकार किसानों को धान पर 300 रुपए का बोनस देने के लिए करीब 2400 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास करेगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा सत्र को गैर जरूरी बताते हुए रमन सरकार पर निशाना साधा। के सिंहदेव के अनुसार सरकार ने जनता को चुनावी लॉलीपॉप देने के लिए सत्र बुलाया है। टिफिन बांटने से काम नहीं चला, मोबाइल बांटने से काम नहीं चला और मेरे ख्याल से प्रेशर कुकर की भी बात सुनने में आ रहा है, उससे काम नहीं चला। तब सत्र बुला के कौन सी औपचारिकता वो पूर्ण करना चाहते हैं। 15 साल में सरकार को ये नहीं मालूम था कि क्या चीज़ 2 महीने में आ सकती है, कौन सी आपात स्थिति है। ये सत्र ही सही मायने में सरकार की अपरिपक्वता का और तैयारी के अभाव को पूरी तरह से। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती किसानों को बोनस मिले। क्या बिना सत्र बुलाए, बिना अनुपूरक बजट लाए क्या हम सरकार बोनस बांट दें? क्या उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेगी सरकार? हम तो पूरे सरकार के हर काम में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हम तो पारदर्शिता लाना चाहते हैं। ये हर चीज़ को चुनावी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कभी कभी किसानों के हित के बारे में भी कांग्रेस सोचे। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, किसानों की बात विपक्ष उठाता है और जब विपक्ष या सत्ता पक्ष किसानों के लिए कोई फैसला लेने जा रहा है तो उस पर भी दिक्कत है। देखिए, समय जो चुना गया है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष भी उसी वक्त को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिर जब 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले ही अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने शामिल किया था कि 2100 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य और 300 रुपये बोनस अगर सरकार आती है तो किसानों को दी जाएगी, ऐसा वादा था। तो इतना वक्त क्यों लगा दिया गया तब, जबकि 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस हर साल का दिया भी नहीं गया। और अब जब पिछली बार बांटा गया है और अब जब फिर से फैसला हुआ है तो उसको अब समर्थन मूल्य के साथ, जैसे ही धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी और जैसे जैसे धान लोग बेचेंगे उनको समर्थन मूल्य के साथ 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस जोड़ कर दिया जाएगा।
तो ये पहले क्यों सरकार को याद नहीं आया, इस पे सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस उठा रही है। और इसी को तर्क बनाते हुए नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि अभी सत्र जो है वो उस तरह जरूरी नहीं था। अगर सरकार को इतनी ही फिक्र थी तो पहले सत्र बुलाना था। तो इसको लेकर कांग्रेस ने, नेता प्रतिपक्ष ने खुद सीधे सत्र को लेकर सवाल उठा दिए है। और जिस तरह से चाहे टिफिन की योजना हो, मोबाइल की योजना हो, उससे जोड़ते हुए कहीं ना कहीं इसे किसानों के लिए लॉलीपॉप बताया है। हालांकि बीजेपी ने निश्चित तौर पे पलटवार किया और बीजेपी ने सीधे सवाल खड़े किए हैं कि क्या कांग्रेस जब इस तरह से इस पे सवाल उठा रही तो क्या कांग्रेस किसान हितैषी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को माइलेज इस मुद्दे पे नहीं लेने देना चाहती है। जहां तक अगर बात करें हम सत्र की, तो सत्र 2 दिनों का होगा, 11 और 12 सितंबर को। 11 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा जो बलरामजी दास टंडन छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद दूसरे दिन माना जा रहा है कि करीब 2400 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो सरकार पास करवाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सत्य प्रकाश, तो कांग्रेस को इस बात के लिए दिक्कत है कि आखिर अब क्यों याद आ रही किसानों की। दूसरी तरफ सवाल है भी कि आखिर अगर पहले का वायदा है तो चुनावी साल में ही सब कुछ सत्ता पक्ष को क्यों याद आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते, आने वाले विधानसभा चुनाव में महंगाई इस बार बड़ा मुद्दा होगा और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस ने कल यानी सोमवार को भारत बंद बुलाया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। दरअसल कांग्रेस के इस बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अपना समर्थन दिया है, जिसके बाद सोमवार को व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। बता दें कि हाल ही में दौरे पर आए राहुल गांधी ने चैंबर ऑफ कॉमर्स से कई मुद्दों पर कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा था। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।